सो वेलकम बैक ऑन स्टेम बाबा। हम लोग 9th चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे विच वाज लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन्स एंड हमने ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। बट आज हम मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब किसी भी टॉपिक पे हम क्वेश्चन उठा लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं अ जगलर परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ ट्रिक्स विद 3 बॉलिंग बॉल्स विद स्टैंडिंग ऑन अ बाथरूम स्केल। बाथरूम स्केल समझ रहे हो ना? बाथरूम स्केल का मतलब जो वेटिंग मशीन, जो वेट नापती है मशीन, उस पर खड़ा हुआ है एंड ही इज परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ ट्रिक्स विद दीज 3 बॉल्स। तो हमें ये बताना है इज द एवरेज रीडिंग ऑफ द स्केल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू द वेट ऑफ द जगलर प्लस वेट ऑफ द 3 बॉल्स। तो सपोज वेट ऑफ द 3 बॉल्स इज WB, तीनों बॉल का, और वेट ऑफ दिस जगलर इज WJ। तो जो इनका जो टोटल सम होगा, क्या वो जो रीडिंग जो यहाँ पे शो कर रहा होगा, क्या वो इस सम से ज्यादा है, इक्वल है या कम है, ये हमें बताना है। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। So try to think, you can pause the video and try to think. This question is based on Newton's laws of motion, simple. So I hope you tried. If not, nevertheless we're going to try together. So देखिए, अगर 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 ये ग्रीन वाली बॉल को जैसे ये ऊपर पुश कर रहा है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से ये इसको नीचे पुश करेगी इसके हैंड पे, जिसके कारण नीचे फोर्स लग रही होगी। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है, जो 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 रीडिंग इस पे आ रही होगी, वो बढ़ जाएगी। अच्छा, वैसे ये सिमिलर चीज तब भी होगी जब ये ब्लू वाली बॉल नीचे आ रही है, तो ये नीचे पुश कर रही है, तब भी ये फोर्स बढ़ रही है, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जो रीडिंग आ रही होगी वो ज्यादा हो जाएगी। बट जब ये 2 बॉल्स हवा में हैं और एक बॉल हैंड इनके इसके कॉन्टैक्ट पे है, तो उस वक्त देखो जो रीडिंग आ रही होगी, क्योंकि ये तो हवा में है, तो ये तो कोई इस पे वेट फोर्स लगाई ही नहीं इनके हैंड पे, तो नॉर्मल जो ये जो अपना जो रीडिंग आ रही होगी वो इस वेट से कम आ रही होगी। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखो, तो जो 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 वेट जो रीडिंग आ रही होगी वो लगभग इनके सम के बराबर ही आ रही होगी। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है ऑफ द सिस्टम यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। सिस्टम का मतलब ये पूरा अपना ये जगलर और ये जो 3 बॉल है, इन सबको मिला के सिस्टम बोल रहे हैं। इसका जो सेंटर ऑफ मास है ऑन एन एवरेज वो सेम ही जगह पे रहता है, उसकी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ फॉर द सेंटर ऑफ मास इज 0। तो अब वो 0 है, तो इसका मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है नीचे ना एक्सेलरेट कर रहा है ना डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो जितना इसका वेट होगा फॉर द बॉल एंड दिस, दैट शुड बी इक्वल्स टू द रीडिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन एवरेज जो रीडिंग होगी वो इक्वली ही होगी टू द वेट ऑफ द जगलर प्लस वेट ऑफ द बॉल। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये 2 ब्लॉक्स हैं, एक का मास है m एंड एक का मास है 2m। दोनों इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे ये पुली हमने अटैच किया हुआ है, और ये जो आई पॉइंट हमें दिख रहा है ना, ये सिस्टम का इनिशियल सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है। एंड जब हम इसको रिलीज करते हैं इस सिस्टम को, तो ये क्या होगा, ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एंड कुछ समय बाद जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पहुंच जाता है। फाइनल पोजीशन ये दे रखी है, इनिशियल पोजीशन ये दे रखी है सेंटर ऑफ मास की। अब हमें ये बताना है कि ड्यूरिंग द मोशन जो सेंटर ऑफ मास ने जो पाथ फॉलो करी होगी वो कौन सी करी होगी, ये वाली या ये वाली, कौन सी वाली। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है और इट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आई होप यू ट्राइड। अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर मैं इस पे सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं नेट फोर्स देखूं, देखो यहाँ पे अब इस पे ग्रेविटी लग रही है, इस पे नॉर्मल फोर्स लग रही है, ग्रेविटी भी लग रही है नीचे की तरफ, ये टेंशन फोर्स भी है यहाँ पे, और ये जो पुली है ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो पर ये वैल्यूज हैं, ये जो नेट फोर्स है ये कांस्टेंट है, मतलब कुछ वैल्यू इसकी होगी, मान लो 10 न्यूटन, इन सबको मिला के 10 न्यूटन है, ये सब कुछ 10 मिला के। तो ये जो 10 न्यूटन है ये वेरी नहीं कर रही है, इतनी ही है। फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रही है, उतनी ही रह रही है। तो सिस्टम तो एक्सेलरेट कर रहा है, नो डाउट, सेंटर ऑफ मास भी एक्सेलरेट कर रहा है, बट क्योंकि ये जो नेट फोर्स कांस्टेंट है, तो जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में होगी, क्योंकि ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था रेस्ट से और
जो नेट फोर्स लग रही है वो कांस्टेंट फोर्स लग रही है। तो एक्सेलरेशन विल मूव, द सेंटर ऑफ मास विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और केवल एक ही लाइन यहाँ पे दिख रही है जो कि स्ट्रेट है, वो है ये ग्रीन वाली। इसलिए हम सीधा बोल देंगे कि जो सेंटर ऑफ मास जिस तरीके से इसकी लोकेशन चेंज हो रही है, इट इज गिवन बाय दिस ग्रीन लाइन। सो बाकी ये दो चीज़ें नहीं होंगी। So this was the solution, and I hope you got the problem. Now let's move to the next question. So ये है next question, and इस question से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। And first we'll understand the question, and then you can try on your own, and then we'll try to solve this question. तो यहाँ पे ये तीन लोग खड़े हुए हैं of same mass 75 kg, and तीनों एक साथ जंप कर देते हैं यहाँ से। और ये जो हाइट हमें दे रखी है, अगर मैं इसको अपना रेफरेंस मानूं, तो यहाँ से जो ये वर्टिकल हाइट है फॉर दीज थ्री जंपर्स, दिस इज 9.9 मीटर। 9.9 मीटर से जंप कर रहे हैं तीनों एक साथ। इसके कारण क्या हुआ, जब इसने जंप किया तीनों ने, तो ये जो फोर्थ पर्सन जो यहाँ पे ये फ्लाई कर जाता है ऊपर की तरफ। और ये कितना मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी जाती है, जिस रेफरेंस से हम हाइट नाप रहे हैं यहाँ से कितनी मैक्सिमम हाइट जाती है, ये हमें दे रखी है 17 मीटर। इतना वर्टिकल अप चला जाता है वो। और इसका भी जो मास है वो भी 75 kg, मतलब चारों का मास 75 kg ही लेना है। ओके, तो ए पार्ट में तो हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द थ्री जंपर्स इज ट्रांसफर्ड टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फ्लायर। मतलब कितनी मैकेनिकल एनर्जी का फ्रैक्शन, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी इसकी इनिशियल, वो इसका कितना फ्रैक्शन इसमें कन्वर्ट हुआ। कुछ तो लॉस हो गया होगा, तो कितना कन्वर्ट हुआ वो हमें निकालना है। बी पार्ट में निकालना है टोटल मोमेंटम ऑफ द थ्री जंपर्स बिफोर दे लैंड। जब यहाँ पे लैंड करने वाले हैं तो उस वक्त इनकी जो मोमेंटम है वो कितना रहा होगा। और जब ये जो फोर्थ पर्सन है, जब ये फ्लाई करता है, तो जस्ट आफ्टर द लॉन्च, जस्ट आफ्टर जब जैसे लॉन्च होता है ऊपर की तरफ, उस वक्त उसका मोमेंटम कितना है। तो ये सब चीज़ें हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। नाउ लेट्स ट्राई। आई होप यू ट्राइड। सो देखो, सबसे पहले तो हम निकालना है फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिक। ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इनिशियल जो इसकी अपने पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी होगी। देखो यहाँ पे जब ये ऊपर है, जब तीनों के तीनों पर्सन, तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है जंपर्स की, वो कितनी है, इक्वल्स टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक तो कुछ है नहीं इस पॉइंट पे, तो कितना हो जाएगा अपना पोटेंशियल, ये हो गया mgh होता है। तो मास कितना है, 3 जंपर से, तो 3m इंटू जी इंटू एच, इतना ही होगा। मास हमें दे रखा है, जी हमें पता है, एच हमें दे रखा है 9.9 मीटर, ये दे रखा हुआ है। तो अगर आप ये सब वैल्यूज पुट करोगे तो ये आएगा 21,850 जूल्स। अच्छा, अब अगर मैं ये फ्लायर की मैकेनिकल एनर्जी निकालूं, तो देखो इस पॉइंट पे देखूं या इस पॉइंट पे देखूं, टॉप मोस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम लगा सकते हैं। तो चाहे मैं यहाँ मैकेनिकल एनर्जी लिखूँ चाहे यहाँ लिखूँ, वैल्यू तो सेम ही आनी है। अब मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना गया है, 17 मीटर गया है। तो यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप कुछ भी निकालो, चाहे इस पॉइंट पे निकाल लो चाहे इस पॉइंट में निकाल लो, आंसर तो सेम ही आना है। तो इस पॉइंट पे जो इसकी मैकेनिकल होगी, यहाँ पे काइनेटिक तो जीरो होगी ना इस पॉइंट पे, तो वो पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी। तो ये mgh हो जाएगा, और मास क्योंकि एक ही पर्सन है तो इसलिए मैंने m लिखा है। तो वही 75 इंटू जी स्टैंडर्ड 9.81, h इस केस में हो जाएगा 17 मीटर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 12,510 जूल्स। तो देखो इनिशियल कितना था इसके पास एनर्जी, इतनी थी तीनों इनके पास पर्सन्स के पास, और डिलीवर कितनी हुई, इतनी इसके पास पहुंची। तो अब अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालूं, uf डिवाइड बाई uj, ये कितना हो जाएगा 12,510 डिवाइड बाई 21,850, जो कि करीब आ जाएगा 0.57, या मैं लिख दूं 57%। मतलब इनिशियल का 57% ही इसके पास बचा, बाकी 43% लॉस हो गया। Okay, next we have to find the total momentum of the three jumpers just before they land on the back. जब ये तीनों जंपर्स यहाँ पे जस्ट लैंड हुए जब बैक पे, उस वक्त इनका मोमेंटम कितना होगा। तो अगर मुझे इसके वेलोसिटी पता है तीनों जंपर्स के इस पॉइंट पे, तो मैं इसका मोमेंटम निकाल दूंगा। तो वो हम कैसे निकालें, इसकी वेलोसिटी कैसे निकालें, तो भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे ये मैं लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ,
कि हाफ एम वी स्क्वायर, एम बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी 3m इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ से ये 3m तो कट जाएगा, तो v का जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2gh हो जाएगा। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 टाइम्स g तो होता ही है स्टैंडर्ड 9.81, h हमें दे रखा है इक्वल्स टू 9 मीटर दे रखा था ना, 9.9 मीटर दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 13.94 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी इन तीनों की वेलोसिटी रहेगी जब ये यहाँ पर पहुँचे होंगे। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम तो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो जस्ट बिफोर, जब वो पहुँचे होंगे, जस्ट बिफोर डैट मास इनटू वेलोसिटी v, तो ये कितना हो जाएगा, मास तो 75 kg है तीनों का, इनटू v है 13.94, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.10 टाइम्स 10 टू द पावर 3 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड सॉरी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड हो गई। अच्छा, सी पार्ट में हमें निकालना है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द फ्लायर जस्ट आफ्टर द लॉन्च। जस्ट आफ्टर द लॉन्च मतलब कि जब फ्लायर जस्ट लॉन्च हुआ है ऊपर की तरफ, तब उस वक्त उसकी जो मोमेंटम है वो कितना रहा होगा। तो मास इनटू वेलोसिटी लिख दूंगा फ्लायर की, बट हमें इसकी जो वेलोसिटी है फ्लायर की वो हमें नहीं मालूम। यहाँ पे कितने वेलोसिटी से लॉन्च हुआ हमें वो नहीं मालूम, बट हमें ये तो मालूम है कि यहाँ पे इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल के मैं इसकी वी निकाल ले जाऊँगा। बोलो यार, तो यहाँ से भी क्या मैं लिख सकता हूँ अपने पास वी एफ निकालने के लिए, मतलब जस्ट आफ्टर द लॉन्च फ्लायर की वेलोसिटी निकाल रहा हूँ मैं। तो वही हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच। ये तो हो गया काइनेटिक और ये हो गया पोटेंशियल। तो यहाँ से अपने पास जो v आएगा वो कितना आ जाएगा, 2, ये क्या पोटेंशियल एनर्जी है, तो 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी को मैं u से डिफाइन कर रहा हूँ, डिवाइड बाय m का स्क्वायर रूट, मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। और पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने निकाली थी, उसकी कितनी थी, 12510 डिवाइड बाय मास तो 75 है ही, और स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ से जो इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 18.26 मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं इसका जो मोमेंटम है वो निकाल दूंगा जस्ट आफ्टर द लॉन्च, जस्ट आफ्टर, ए फॉर आफ्टर, जस्ट आफ्टर द लॉन्च कितना रहा होगा, मास 75, वेलोसिटी 18.26, तो ये आ जाएगा हमारे पास नियर अबाउट 1369.5 kg मीटर पर सेकेंड। तो इतना मोमेंटम होगा जस्ट आफ्टर लॉन्च। अब यहाँ पे सीखने वाली बात ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मोमेंटम आया है बिफोर द कोलिजन, जब ये कोलाइड नहीं हुए थे उस वक्त कितना था उस सिस्टम के पास मोमेंटम, 3.1, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द कोलिजन इनके पास कितना मोमेंटम हो गया, 136.5 kg मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व नहीं है। अक्सर लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। नो नो नो, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड फॉर द 4 पीपल हेयर, 4 पर्सन, जो 3 जिन्होंने जंप किया और चौथा जो फ्लाई कर रहा है, इनका जो मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे जब पर्सन जब जस्ट बिफोर द कोलिजन मोमेंटम इतना था, एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन जो मोमेंटम जो अपना फ्लायर का था वो इतना था, कंजर्व नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो रेस्ट पे आ गए, तो केवल देखोगे तो आप मोमेंटम कंजर्व नहीं है। तो फिर हुआ क्या यहाँ पे, मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो क्या कह सकते हैं हम कि जो अर्थ ने कुछ इसके ऊपर फोर्स लगाई होगी तभी मोमेंटम कंजर्व नहीं है। आप देख रहे हो ये लिखा भी है कि नोटिस दैट द मोमेंटम इज नॉट कंजर्व ड्यूरिंग द स्टंट अनलेस यू इंक्लूड अर्थ। और हमें डी पार्ट में निकालना है व्हाट इम्पल्स इज डिलीवर्ड टू द जंपर्स फ्लायर सिस्टम बाय द अर्थ एट द इंस्टेंट ऑफ लॉन्च। इम्पल्स कितना अप्लाई किया होगा अर्थ ने ऑन द जंपर्स एंड द फ्लायर सिस्टम। डी पार्ट में इम्पल्स होगा क्या, द चेंज इन मोमेंटम, यही होगा ऑफ द सिस्टम। और सिस्टम यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, सिस्टम है यहाँ पे 3 पर्सन प्लस जो चौथा पर्सन जो फ्लाई कर रहा है। इनिशियल जो मोमेंटम था वो इतना था, फाइनल ये है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मोमेंटम लेके चल रहा हूँ और डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव।
तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो 1369.5 माइनस इनिशियल। अब ये डाउनवर्ड था इनिशियल, तो इसको मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो -3.1 टाइम्स 10 टू द पावर कितना है ये, 10 टू द पावर 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4.5 टाइम्स 10 टू द पावर 3 kg मीटर पर सेकेंड। तो इतना इम्पल्स डिलीवर किया है अर्थ ने, तभी तो मोमेंटम चेंज हुआ है। इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम किधर था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फाइनल कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। हुआ क्यों, क्योंकि अर्थ ने इम्पल्स डिलीवर्ड किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तभी जाके हुआ है। अच्छा, अगर मैं अर्थ और ये जो चारों फ्लायर्स हैं इनको अगर मैं सिस्टम मान के चलूँ, तब क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, तब हो जाएगा। जैसे अपनी ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये चारों 3 लोग तो ये ऊपर से कूदे हैं और चौथा फिर ये ऊपर लॉन्च हुआ है। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान के चलूं, तब मोमेंटम इज कंजर्व, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ 0 है, तब मैं बोल सकता हूँ कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। बट अगर मैं केवल इन चारों को सिस्टम मान रहा हूँ, इन चारों को सिस्टम मान रहा हूँ, तब मोमेंटम कंजर्व नहीं है, क्योंकि अर्थ ने फोर्स लगाया है इसको ऊपर की तरफ, और वो पता कैसे चल रहा है, इम्पल्स डिलीवर्ड जो है ये पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव ऊपर वाले डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये एग्स दिख रहे हैं, ये इस कार्टून में रखे हैं, करीब 3 और 3 6 और 12 एग्स हैं, और इस कार्टून में रखे हुए हैं। इनिशियली जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, जस्ट इसके सेंटर पे होगा, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है। अब कर क्या रहे हैं, ये पहले या तो एग 1 को निकाल देते हैं, फिर उसके बाद एग 2 को निकाल देते हैं। तो जब एग 1 को निकाला तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हुआ पूरे सिस्टम का, और फिर जब हम एग 2 को निकालते हैं तब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होता है। तो ये हमें निकालना है पार्ट ए एंड पार्ट बी रिस्पेक्टिवली, और ए पार्ट में, सॉरी बी और सी में निकालना है। और ए पार्ट में कह रहे हैं क्या उसका सेंटर ऑफ मास, जब हम एग को रिमूव करते हैं तो क्या सेंटर ऑफ मास चेंज होगा या कि नहीं होगा। तो देखो भैया, सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल चेंज होगा, नो डाउट, क्योंकि जब आप इसको एग को रिमूव करोगे तो यहाँ पे तो ये एम्प्टी शेल बन गया यहाँ पे। तो अब आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस की तरफ मास ज़्यादा है और इधर पॉजिटिव साइड में कम है, एज सिमिलरली फॉर द वाई एक्सिस। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट कर जाएगा, एंड सिमिलरली अगर आप एग 2 को हटाते हो तब भी शिफ्ट कर जाएगा। तो अब बी पार्ट में हमें बताना है कि कितना शिफ्ट करेगा। अगर हम एग 1 को रिमूव, बी पार्ट में क्या कर रहे हैं कि इफ़ यू रिमूव एग 1, हाँ, तो अगर हम एग 1 को रिमूव कर देते हैं तब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सिस्टम का, तो बता देते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक्सियम अभी हम देख के आए थे जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, दिस इज व्हाट, सिग्मा mx डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम m। एक चीज़ और, जितना भी ये जो मासेस हैं ना सभी के mm हैं, अलग अलग नहीं, सेम मास के हैं, और जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखे हैं, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। तो अगर मैं ये एक्स एक्सिस की तरफ देखूं तो देखो ये जो 2 एग्स हैं यहाँ पे, लेफ्ट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो दोनों एग्स है इनका सेंटर का डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, देखो ये 6 है, ये भी 6 होगा, ये कितना हो जाएगा 3, तो 6 6 12 और 3 15। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2m, एक साथ लिख रहा हूँ 2m इंटू -15, इधर नेगेटिव से तरफ था इसलिए -15। अच्छा, ऐसे ही इन दोनों का भी सेम होगा, तो ये कितना होगा 2m, और ये कितना हो जाएगा 9, तो -9 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एंड ये इन दोनों कितना हो जाएगा 3, तो -3 यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा, प्लस जो ये वाले जो दोनों होंगे, ये दोनों तो इनके लिए तो डिस्टेंस प्लस हो जाएगा, ये वही 6 और 6 12 और 3 9, तो ये कितना होगा 15 हो जाएगा, सॉरी, तो +15 और +9। अच्छा, एक चीज़, अब इसके लिए तो हमने 9 कर दिया इन दोनों के लिए, बट जो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे केवल एक एग बचा है, तो इसको मैं अलग से लिखना पड़ेगा, कॉमन में नहीं निकाल सकता, तो मैं लिख दूंगा मास इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा x, ये 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल मास। एंड अब आप देख रहे हो टोटल कितने एग्स हैं, टोटल यहाँ पे 11 एग्स है, तो 11m भी लिख सकता हूँ मैं टोटल मास को, ऐसे भी लिखा जा सकता है 11m। और आप देख रहे हो ये जो वैल्यूज हैं ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बट ये वाली ये 3 वाली बच जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2m इंटू -3 प्लस m इंटू 3 डिवाइड बाई 11m
तो ये m कटेगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.32 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर ऑफ मास अब सेंटर से थोड़ा शिफ्ट हो गया है पीछे की तरफ, यहाँ पे x एक्सिस का, ऐसे y एक्सिस का भी शिफ्ट कर जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट से मैं निकाल सकता हूँ y एक्सिस का भी सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो अब वही मैं y एक्सिस के लिए, अब देखो ये जो दो एक्स हैं, अब इसका तो सेंटर ऑफ मास अगर मैं ये देखूँ ये तो प्लस की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये माइनस है और ये हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोला समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो ये। तो चलिए एक काम करते हैं, लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं पूरा एक एक पॉइंट लिख के। तो ये वाई सी एम कैसे लिखते हैं, सिग्मा एम इंटू वाई डिवाइड बाई टोटल मास एम, ऐसे लिखते हैं। अब हर एक मास के लिए मैं लिखूँ, देखो ये अपना कितना डिस्टेंस होगा, ये टोटल 7 है सेंटर टू सेंटर, तो ये कितना हो जाएगा 3.5। तो ये अब मास तो एम ही लेना है, तो एम और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो -3.5, और इनके लिए भी ये होगा, इसके लिए भी वही 6 के 6 के लिए सेम होगा। तो क्या मैं 6m ऐसे करके ना लिख दूँ प्लस, अच्छा जो ये ऊपर वाले हैं ये तो कितना है, ये अपने पास वही 3.5 डिस्टेंस ही होगा ये, और मास कितना m, तो मैं कि m इंटू 3.5, और ये एग्स हैं कितने ऊपर की तरफ 5 हैं, ये हट चुका है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो मैं 5m कर लिखता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय टोटल मास 11m। तो ये m और m कट जाएगा, तो यहाँ से YCM की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -0.32 सेंटीमीटर। तो ये YCM आ गया हमारे पास। ऐसे ही अगर आप एक 2 रिमूव करते हैं तब भी XCM और YCM चेंज होगा, बट इसमें आप देखोगे कि जो XCM और YCM है ज़्यादा चेंज होगा। अब मैं ये आपको खुद से करना है, और अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे बी पार्ट का, तो बी पार्ट में जो XCM है ये आएगा -1.36 सेंटीमीटर, और जो YCM है ये आएगा -0.32 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जब हम सेकंड मास को हटा रहे हैं ना, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है सेंटर ऑफ मास की चेंज में। और वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो सेंटर से दूर है, सेंटर से काफ़ी दूर है, इसलिए आ रहा है। पहले वाला तो कम था ना, कितना था, 3.5 मीटर ही दूर था, बट ये 15 मीटर दूर है, काफ़ी दूर है, इसलिए आपके पास जो XCM है वो बहुत ज़्यादा चेंज आया। बट YCM सेम ही आया, क्योंकि पहले भी ये जो कितना दूर था, ये भी 3.5 सेंटीमीटर दूर था, अब भी ये Y से कितना दूर है 3.5 सेंटीमीटर, तो Y में चेंज ही नहीं आएगा, X में ज़्यादा चेंज इसलिए आया क्योंकि X से ये वाला मास बहुत दूर है, तो इसलिए आपको X में चेंज ज़्यादा नज़र आ रहा है और Y में सेम नज़र आ रहा है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये टॉर्क से कनेक्टेड है ये चीज़, और ये चीज़ हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, फिर से समझेंगे इस चीज़ को कि दूर होने का मतलब क्या होता है, सेंटर से दूर होने का मतलब क्या होता है। सो दिस इज ऑल विद दिस क्वेश्चन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्टॉर्म आया था ऑन जनवरी 2 1999 फ्लोरिडा में। हुआ क्या था कि 31 इंच ऑफ रेन फेल इन अ पीरियड ऑफ 9 आवर्स। कितने इंच, इतने 31 इंच रेनफॉल हो गई थी इन जस्ट 9 आवर्स। नाउ अज्यूमिंग दैट रेन ड्रॉप हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो जो जिस स्पीड से जो रेनफॉल गिर रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। वी हैव टू एस्टिमेट द एवरेज अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द ग्राउंड टू स्टॉप द रेन ड्रॉप ड्यूरिंग द स्टॉर्म। सो अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर, अगर मैं इस इतने एरिया को 1 मीटर स्क्वायर मानूं, तो यहाँ पे ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही हैं, कितनी स्पीड से गिर रही है वो हमें दे रखा है। अब देखो यहाँ पे अगर अपने को इसको मैं 1 मीटर स्क्वायर जितना ही एरिया इसको सिस्टम लेके चलूँ, तो अब ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है वो समझना जरूरी है पहले। तो सिस्टम का देख रहे हो मास चेंज हो रहा है, हर सेकेंड, हर मिनट, हर आवर सिस्टम का मास चेंज हो रहा है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सिस्टम विद चेंजिंग मास। तो अब जब ये रेन ड्रॉप्स इसके ऊपर गिरेंगे तो ये कुछ इस पर थ्रस्ट फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो ग्राउंड है वो उसको ऊपर लगाएगा। तो यही थ्रस्ट फोर्स Ft हमें निकालना है। तो Ft हमें पता तो है क्या होता है, डेल्टा M ओवर डेल्टा T इंटू V। स्पीड हमें दे रखी है, अगर मैं डेल्टा M ओवर डेल्टा T निकाल ले जाऊं तो आंसर तो निकल जाएगा। अब देखो मास कैसे चेंज हो रहा है रेन ड्रॉप का एज विद टाइम। सो देखो 31 इंच, देखो इसको मैं
दो तीन तरीके हैं इसको सॉल्व करिए डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी निकालने के लिए। एक तो है कि यूनिट्स को बैलेंस करते जाओ और डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी निकल जाएगा। जैसे डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी निकालना है, अगर इसकी मैं यूनिट देखूं तो यूनिट क्या होती है, केजी। डेल्टा मास के तो केजी होता है और टाइम का सेकंड, तो केजी पर सेकंड यूनिट निकल गई। तो देखो अब हमें दिया क्या हुआ है, मतलब टाइम हमें चाहिए नीचे, ऊपर चाहिए केजी, ऊपर चाहिए केजी, नीचे चाहिए सेकंड। तो हमें देखो ये 31 इंच दे रखा है, 31 इंच हमें दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 1 इंच में होता है 0.0254 मीटर। अच्छा, बट हमें तो ऊपर केजी में चाहिए ना। अच्छा, ये हमें दे रखा है कि 1 क्यूबिक मीटर में जो वाटर है उसका मास होता है 1000 केजी। तो 1 मीटर क्यूब में कितना मास होता है, 1000 केजी होता है। ठीक है, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे बैलेंस, अगर मैं यूनिट्स देखूँ तो यहाँ पे मीटर है, यहाँ मीटर क्यूब है, तो ये मीटर स्क्वायर बच जाएगा नीचे। तो अगर मैं ऊपर 1 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास जो यूनिट आएगी वो किस में आ जाएगी, केजी आ जाएगा ऊपर। एंड डिवाइड बाय टाइम कितना दे रखा है, 9 आवर्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो जो मास होता है, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दे रखा है वाटर की केजी कितना, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एरिया, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितने, 31 इंच। तो वही हमने करा है, ये एरिया है, ये लेंथ से ये लेंथ है 31 इंच और ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, और ये इसको हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। तो घुमा फिरा क्या था फॉर्मूला, इसको तरीके से कर लो या फिर एक सिंपल एक यूनिट के हिसाब को समझ के खेल कर दो, क्वेश्चन निकल जाएगा। मतलब ये समझ रहे हो ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमें डेल्टा में ओवर डेल्टा टी निकल जाएगा, ये करीब आ जाएगा 0.024 केजी पर सेकेंड। अब अगर मैं एफ टी निकालूं तो कुछ नहीं है, 0.024 इंटू वी कितना है 10, तो ये आ जाएगा 0.24 न्यूटन। तो इतना एवरेज फोर्स लग रहा होगा ओवर द पीरियड ऑफ 9 आवर्स। सो दिस वाज अ सॉल्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ये हुप दिख रहा है, इसका मास हमें दिया हुआ है कैपिटल एम एंड इसका रेडियस है कैपिटल आर, एंड ये स्मूथ लेवल सरफेस पे ऐसे अभी रेस्ट पे है। अब क्या हुआ, हमने इसके ना यहाँ पे कॉर्नर्स पे रिंग्स बने हुई है, वहाँ पे हमने ये बॉल को रख दिया है, ये वाला बॉल है, इसका मास हमें दिया हुआ है 2m ग्रीन वाली बॉल का, और रेडियस है इसका r/4। अब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये है, यहाँ से हम इसको सिस्टम को छोड़ देते हैं रेस्ट से। अब हुआ क्या, ये जब बॉल नीचे आएगी तो ये जो रोल करेगा आगे की तरफ। तो हमें ये बताना है जब ये पूरा रेस्ट सिस्टम वापस जब रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब उस टाइम क्या होगा, ये वाली बॉल सेंटर पे आ जाएगी यहाँ पे। उस वक्त हमें ये बताना है कि ये कितना ये डिस्टेंस कितना चला है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इनिशियली यहाँ पे कुछ था, चलने के बाद यहाँ कितना एक्स चला, एक्स डायरेक्शन में कितना चला, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। इसमें तो ना कोलिजन हो रही है ना कुछ, तो इसमें लगाएं क्या, मतलब क्या समझें इसको, कैसे कैसे स्टार्ट कैसे करें इसको। तो देखो यहाँ पे ये सिस्टम के पास हमारे पास एक्स डायरेक्शन में इनिशियली कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में, केवल वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है। तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है इन द एक्स डायरेक्शन ये क्या है, 0 है, और सिस्टम रेस्ट पे है इनिशियली। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सेंटर ऑफ मास होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेम ही होगा बिफोर एंड आफ्टर द इफेक्ट। मतलब जब रेस्ट पे था इनिशियली, उसके बाद जब ये घूमा आगे पीछे गया, भाई जब ये घूमेगा तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे, ऐसे घूम घाम के लास्ट में ये सेंटर पे आ जाएगा। और उसमें होगा क्या, ये वाला जो ऊपर वाला ये जो ना हुप है ये थोड़ा एक्स डायरेक्शन में कुछ ये डिस्प्लेस कर जाएगा। बट जो इनका सिस्टम का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास वो सेम ही होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है और इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था। तो ठीक है, तो मतलब मुझे सिर्फ ये बताना है कि सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट बिफोर एंड आफ्टर द इफेक्ट वो हमें उसको इक्वेट करना है, बस इतना सा काम है। तो ठीक है, यहाँ से अपन ये अपना ये डिस्टेंस नापना स्टार्ट किया यहाँ से। तो अब अगर मैं बिफोर जब ये सिस्टम रेस्ट पे था उस वक्त जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, बड़े वाला जो मास है इसका m है,
इनटू इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर पे है तो मैं यहीं से डिस्टेंस नाप रहा हूँ तो 0 प्लस जो अपना ये वाला जो बॉल है इसका मास 2 है, इसका सेंटर ऑफ मास देखो ये सेंटर पे होगा तो हमें आर के टर्म्स में लिखना है, तो ये टोटल आर है और ये r/4 अगर मैं माइनस कर दूं तो यही होगा सेंटर ऑफ मास r माइनस r/4। भाई यही डिस्टेंस तो होगा, ये वाला डिस्टेंस, हम तो जितने भी डिस्टेंस यहाँ से नाप रहे हैं ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा r कैपिटल R माइनस r/4 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम विच इज 3m एंड इट शुड बी इक्वल्स टू, अब देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा अब इस पोजीशन पे वो कहाँ होगा, दोनों कोइंसाइड करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का, यहाँ जो जो हुप है उसका भी और जो ये बॉल है इसका भी किसी पोजीशन पे, यहाँ पे मान लो यहाँ ये सेंटर ऑफ मास है तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ये कितना होगा, एक्स दोनों के लिए एक्स होगा तो m इंटू एक्स प्लस 2m इंटू एक्स डिवाइड बाई 3m। तो ये 3m तो कटेगा दोनों में, ये बच जाएगा 2m इंटू ये बन जाएगा 3r/4 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3m इंटू एक्स, 3 से 3 कटेगा और क्या कटेगा m से m कटेगा, ये 1 ये 2 तो x जो आ गया r/2, मतलब जो रेडियस था उसका आधा डिस्प्लेस कर जाएगा, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं। So with this question, one more question we'll take and then we're going to end this video. So this will be the last question for this video and यहाँ पे क्या रहे हैं 63 kg canoist है ये पर्सन, इसका मास हमें दिया हुआ है canoist का 63 kg एंड ये खड़ी हुई है इस बोट में और जो बोट है इसका मास हमें दिया हुआ है ये तो लेंथ है, मास है 22 kg कनोए का या बोट कह लो इसको, तो ये है 22 kg बोट का मास और जो इसकी लेंथ है बोट की वो है 3 मीटर। तो हाफ अभी बिल्कुल मिडिल पे खड़ी हुई है लड़की, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5 मीटर 1.5 मीटर और शोर से ये जो यहाँ से ये जो शोर है यहाँ से और इस एंड का जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है 2.5 मीटर, ये इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है। अब कह रहे हैं कि द गर्ल्स स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द शोर, मतलब इस तरफ मूव करने लगती है एंड ये जब यहाँ पे पहुँच जाती है ना बिल्कुल इसके एंड पे बोट के, तो यहाँ पे आके रुक जाती है। तो अब हमें ये बताना है कि जब ये गर्ल यहाँ पे आके रुक जाएगी उस वक्त गर्ल का डिस्टेंस और ये शोर का डिस्टेंस जो पहले 2.5 मीटर था यहाँ से, वो अब कितना होगा, क्या वो 2.5 मीटर से ज़्यादा होगा कम होगा कि क्या होगा, वो हमें बताना है। तो देखो पहले बार में देखने में तो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि भाई ये 1.5 मीटर ये कितना था, यहाँ पे यहाँ खड़ी थी, इनिशियल डिस्टेंस देखो आप शोर और इसके बीच के, गर्ल और इसके बीच का अगर आप ये डिस्टेंस देखो तो ये कितना है 4 मीटर है। अब ये लड़की यहाँ पे आ गई, यहाँ से इसके एंड पे आ गई है, तो कहोगे यार ठीक है 1.5 मीटर आगे आ गई है तो ये डिस्टेंस अभी भी 2.5 मीटर ही होना चाहिए, तो मतलब इक्वल होना चाहिए, बट वो थोड़ा गलत हो जाएगा। आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि जब ये गर्ल स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द राइट साइड तो इसने बोट के ऊपर बैकवर्ड में पीछे फोर्स लगाया होगा, उसके कारण बोट ने गर्ल को आगे की तरफ फॉरवर्ड में फोर्स लगाया जिसके कारण ये मूव हुई। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा फंडा होता है। तो अब अगर गर्ल के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है तो बोट के ऊपर तो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में जो बोट है वो तो पीछे की तरफ मूव करेगी। तो मान लो ये इसकी कहीं फाइनल पोजीशन हुई होगी बोट की, ये अपना सेंटर डिस्टेंस है, तो यहां से ये हो गया यहाँ पे बोट का डिस्टेंस। अब गर्ल तो इसके कोने पे खड़ी है यहाँ पे, तो अब जो ये डिस्टेंस होगा ये तो 2.5 मीटर से बढ़ चुका है। गर्ल ये जिसका कोना है और यहाँ से लेके जो शोर का डिस्टेंस है वो तो बढ़ चुका है, तो इसका मतलब ए पार्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा, ये पूछा ना व्हेन द कैनोइस्ट स्टॉप्स एट द एंड ऑफ हर कैनोए इज हर डिस्टेंस फ्रॉम द शोर इक्वल्स टू ग्रेटर देन और लेस देन 2.5 मीटर, तो वो तो 2.5 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ग्रेटर देन। और रीज़न मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, क्योंकि जो कैनोए है वो पीछे की तरफ मूव करेगी
ये तो आगे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन ये कुछ पीछे की तरफ मूव कर जाएगी कनॉय, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है दैट विल बी ग्रेटर देन 2.5 मीटर। तो ये था आंसर ए पार्ट का। नाउ लेट्स मूव टू द बी पार्ट। अब बी पार्ट में कह रहे हैं कि निकाल के दिखाओ कितना है, वेरीफाई करो कि कितना डिस्टेंस है। तो देखो, अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो सिस्टम के ऊपर इंटरनल फोर्सेस तो हैं, ये इधर मूव कर रहा है इस पे, इसको इधर, बट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर मैं फ्रिक्शन को अभी एज्यूम ना करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है। इसका मतलब कि जो अपना सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, वो वहीं पर रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे था। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं किया होगा। तो अगर मैं यहाँ से अपना रेफरेंस में यहाँ से नापने चालू करूँ, इस अपने शोर से यहाँ से नापना चालू करूँ, यहाँ से नापना चालू करूँ, और ये डिस्टेंस में पॉजिटिव एक्स लूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि जो सेंटर इनिशियली जब सब कुछ सिस्टम रेस्ट पे था, ये मूव करना चालू नहीं हुई थी, तब सेंटर ऑफ मास कहाँ था? ये गर्ल सेंटर पे है, और ये इसका मास, इसका जो अपना बोट का मास कहाँ होगा? वो भी सेंटर पे ही होगा। तो अभी इनिशियली अगर मैं यहाँ से देखूँ, इस वाले रेफरेंस से देखूँ, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है? 4 सेंटीमीटर पे है। अब जब वो मूव कर गई तब भी वो 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो जब वो मूव कर गई तो अब हम निकालने की कोशिश करते हैं सेंटर ऑफ मास। ये रेफरेंस से तो ये उतना ही रहेगा, बट ये जो अपना ये जो इसका जो अपना ये जो केनोइस्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? एक्सपी मान लेके चल लेते हैं। और ये जो अपना बोट है, इसका सेंटर तो ये रहेगा। तो ये डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो ये कितना है? 1.5 मीटर है। तो मैं अब इस सिचुएशन में जो बोट का जो सेंटर है ऑफ मास है वो यहाँ पर है, और जो कैनोइस का सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है। ये मैं कह सकता हूँ। तो मैं अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास को इक्वेट कर दूं इसके अब इस सिचुएशन के सेंटर ऑफ मास है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? दो सिस्टम है, मतलब दो पार्टिकल हैं एक सिस्टम के अंदर। तो मास ऑफ कैनोइस्ट टाइम्स एक्सपी प्लस मास ऑफ बोट टाइम्स एक्सपी प्लस 1.5 डिवाइड बाय टोटल मास mc प्लस mb। देखो यहाँ पे जो दो पार्टिकल हैं सिस्टम, मतलब दो पार्टिकल नहीं बोलूँगा, मतलब एक बोट को मैं मान रहा हूँ वन बॉडी, और ये जो कैनोइस है वो सेकेंड बॉडी, ये तो डिस्प्लेस हुए हैं। ये इनका तो सेंटर ऑफ इंडिविजुअली इनका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो गया है। पहले वो दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे था, बोट का भी और कैनोइस का भी। बट जब ये मूव कर गए तो इंडिविजुअली तो जो सेंटर ऑफ मास है कैनोइस का भी और बोट का, वो डिस्प्लेस हो गया। कैनोइस का तो पीछे चला गया है, और जो सॉरी जो ये बोट है इसका पीछे चला गया, कैनोइस का आगे चला गया। बट ओवरऑल अगर मैं सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखूं, वो अभी भी 4 सेंटीमीटर पे ही है, अभी भी ये 4 सेंटीमीटर पे, तभी मैं इसको इक्वेट कर पा रहा हूँ। आई होप आई एम क्लियर। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ है, इंडिविजुअल जो अंदर जो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं या जो बॉडी है उनका मास, सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ है, बट बॉडी का चेंज नहीं हुआ। तभी हमने ये लिखा था कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। इंडिविजुअली देखूंगा तब नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब तो कुछ नहीं है, एक्सपी की वैल्यू मैं निकाल दूंगा कि भैया अब यहाँ पे ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, mc प्लस mb मतलब 63 प्लस 22 इज इक्वल्स टू mc है अपना कैनोइस्ट 63 इंटू एक्सपी प्लस 60, ये 22 हो जाएगा, 22 इंटू एक्सपी प्लस 1.5। तो यहाँ से मैं एक्सपी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और ये आ जाएगी अप्रोक्स 3.6 मीटर। तो देख रहे हो, पहले जो अपना जो डिस्टेंस था कैनोइस्ट और इसके अपने शोर के बीच में वो 4 मीटर था, और जब ये 1.5 मीटर आगे चल गई, जब ये 1.5 मीटर आगे आ गई, तो डिस्टेंस तो एक्चुअली 2.5 मीटर होना चाहिए था, बट 2.5 मीटर नहीं है, वो उससे ज़्यादा है। कितना है? 3.6 मीटर है। तो एक्चुअल में डिस्टेंस बढ़ गया है, घटा नहीं है। So I hope I'm clear. So with this I'm going to end this video, and last जो next video होगी वो that would be the last video on this chapter, और उसमें हम जितने भी क्वेश्चन थे सब कुछ कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे,
एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है रोटेशनल काइनेमेटिक्स एंड एनर्जी। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो थोड़े बहुत बच गए हैं वो भी खत्म कर देंगे, एंड देन विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।